दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों के कोट्स में आज वक्त है एक खास मुलाकात का, और आज की मुलाकात हम कर रहे हैं जनाब कुलदीप किपी जी के साथ। कुलदीप किपी डोगरी के एक नामी शायर हैं। इनकी एक किताब कोसा पानी, जिसका मैं पहले भी जिक्र एक ऑडियो वीडियो में कर चुका हूँ, काफ़ी मकबूल है। बड़े प्रोग्रेसिव डोगरी शायर हैं और डोगरी गज़ल के खास माहिर हैं। तो आज वक्त कुलदीप किपी जी के साथ, तो आइए चलते हैं उनके पास और करते हैं कुलदीप किपी जी से बातचीत। किपी साहब, आपकी किताब कोसा पानी काफी देर से मेरे पास है जी, और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मैं जब भी इस किताब को पढ़ता हूँ तो अकेला पढ़ता हूँ जी, और जब पढ़ता हूँ तो मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं किस पन्ने की कौन सी गजल पढ़ूं जी। जहां से रैंडमली मैं खोल देता हूं वही गजल मुझे अच्छी लगती है जी। तो किपी साहब, साहित्य जो लिखा जाता है, साहित्य का कोई मकसद होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप साहित्य बेसिकली मेनली किस मकसद से लिखते हैं? देखिए जी साहब, लेखन जो है जे तो साहित्य लेखन जो है जे तो कहते भी हैं कि ये समाज का आईना होता है, और समाज से आता है और समाज को ही हम दे देते हैं शब्दों के रूप में, फिर होकर उसको समाज को ही हम दे देते हैं। तो मकसद ये है कि हम देखते हैं जैसा हमारे जीवन के जो भाव हैं, हमारे जीवन में जो कुछ घटित होता है, हमारे जीवन में कुछ कई बार ऐसे क्षण आते हैं जो क्षण हमें सोचने को मजबूर करते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो मैं समझता हूं कि हर इंसान जो है उसके अंदर एक सोच होती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको शब्दों में लिख देते हैं। इसीलिए हमको क्या कहा जाता है कि ये कवि है या गजलकार है। तो मकसद ये हो सकता है कि हमारे जब भी कोई लिखता है, जब भी कोई कलाकार या कवि लिखता है, इससे मुझे क्या होता है, जब मैं ऐसे अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे ये होता है कि मुझे सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। और समाज की जो बुराइयां हैं, समाज की जो आशाइयां हैं, या समाज के अंदर जो हो रहा है, या जिस प्रकार की भी जो मेरे अंदर भाव आते हैं, मैं उन भावों को स्पष्ट करता हूँ। और कोशिश होती है जीवन के साथ, जीवन के सच से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे यथार्थ है जीवन का, उसके ऊपर मेरा ज्यादा दृष्टिकोण होता है। मेरी ज्यादातर कविताएं, गीत, गजलें जो हैं वो इंसान का अंतर का आत्म संवाद है। अपने आप से मैं अपने आप को कहाँ खड़ा पाता हूँ, इस मकसद से मैं लिखता हूँ, और जो भी मेरे मन में आता है वो रचना हो जाती है। किपी जी, जब कविता जन्म लेती है जी, तो ये कहां से कविता उभरती है? कैसे अनुभव से ये कविता उभरती है? कहां से ये कविता आती है? कहां से ये रोशनी जो है ये आपको पैदा होती है, जब आप इतनी अच्छी कविता, इतनी अच्छी गजल आप लिखते हैं कि खवरे बिंद अमृत लब्बे सौ सौ बिस्वा शोला करना? ये कौन सा जहर है जिसका आप मंथन कर रहे हैं जी, जहर छोड़ रहे हैं?
दरअसल इंसान की, मैं समझता हूँ कि इंसान की जितनी ज्यादा अपने मन से लड़ाई है ना, अंदर से, अपने अंतर से लड़ाई है, इतनी बाहर की जो दुनिया है उससे नहीं है। अपने अंदर में पता नहीं कितने युद्ध हो रहे हैं। हमारा मन कई बार बुद्धि की बात मानता है, कई बार नहीं मानता है। तो हमारे अंदर जो उथल पुथल हो रही है, हमारी अपने दिमाग की और मन की जो लड़ाई लगी हुई है, उस लड़ाई को, जब उस युद्ध को मैं एक अपने दृष्टिकोण से देखता हूँ, तो जो इस तरह के जो अशार हैं वो आते हैं, जैसे अंदर बिस्सा छोड़ लेकर, तो अंदर मैं पता नहीं कैसे कैसे परिवर्तन देख रहा हूँ, अपने मन के साथ बात कर रहा हूँ। आज के जमाने में क्या है कि इंसान लोगों के साथ है, अपने साथ नहीं। यानी घटना बाहर घटती है जी, घटना समाज के अंदर बाहर घटती है जी, जिसे आप देखते हैं जी, लेकिन उथल पुथल जो है वो दिल के अंदर होती और वो एक गजल बन के या कोई कविता बन के वो बाहर आती है। एक समाज के वो शीशा, जो समाज का जो साहित्य दर्पण जो है जी, उस रूप में वो आपकी जो कविता है वो बाहर आ जाती है जी। तो किपी साहब, क्योंकि आज मैंने अपने जो के कोर्स के देखने वाले उनसे मैंने वादा किया था जी, तो मैं चाहूंगा कि जरूर आपके पास जी कुछ नया जरूर होगा जी, कुछ ना कुछ नया जरूर होगा जी, जिसे आप जरूर सुनाएंगे और मैं जरूर सुनना चाहूंगा। हाँ, कविता शाही दा कुत्ता ठीक प्रयोग कीते दा दिखियो। अज तुसीं पहले गल करा करदे, हाँ जी, हाँ जी, कीचे अस पहले जी गल करा रहे, हुण अस कविता सुनान लगे हैं, थोड़ा जिहा डोगरी च मैं समझना। बिल्कुल शाही दा कुत्ता माड़ा मोटा बिस्कुट मुंह नहीं लाता। शाही दा कुत्ता माड़ा मोटा बिस्कुट मुंह नहीं लाता, ते गलिए कूड़ा बीनदा गिल्लू, सुट्टी दी रुट्टी दा सिकड़ भी झट चुकी खंदा बगैर कुछ परखदा। ते गलिए कूड़ा बीनदा गिल्लू, सुट्टी दी रुट्टी दा सिकड़ भी झट चुकी खंदा बिना कुछ परखदा। कुरकुरे, चिप्स, बिस्कुट, नूडल्स, मिनरल वाटर ते बिना थिंदे वाले तेल, ते बिना थिंदे वाले तेल विज्ञापनी युगै च अनाजै गी मखमली लिफाफे च लपेटी है पेश करदियां न असें गी कंपनियां। मखमली लिफाफे च लपेटी है अनाजै गी पेश करदियां न असें गी कंपनियां। साढ़े हत्थें कन्नै साढ़े अचेतन गी चपेड़ा मारियां जंदियां। साढ़े हत्थें कन्नै साढ़े अचेतन गी चपेड़ा मारियां जंदियां न, ते अस खुश होन्ने आं जी बुद्धू बक्से दे सामने बैठे। अस खुश होन्ने आं बुद्धू बक्से दे सामने बैठे ते झंडा मारने दे तरीके सैलीब्रिटी समझांदे जी, झंडा मारने दे तरीके सैलीब्रिटी समझांदे न। सो ये कविता ये दसदी है कि अज जिहड़ा साडा समां जा रहा है, अज विज्ञापन का युग है। जी जी, विज्ञापन के युग च हर चीज जिहड़ी है उसी अस बाजार कन्नै जोड़िए दिक्खा अग्गे कुसै दा घर अंबे दा बूह्टा होंदा ते जेह्ड़ा मर्जी खंदा हा, ते जे हुण कुसै दा घर अंबे दा बूह्टा ते ओह् सोचदा कैश कि'यां करना इसी, केह्ड़े ठेकेदारे गी दियां, उसी दियां मैं जिहदे कन्नै मिगी पैसे। सो उस टाइम दी सोच ते अज्जै दी सोच विच एह् फर्क होआ दा कि असें हर चीज का मूल्यांकन करना जिहड़ा शुरू करी लैते दा। पहले गुआंढी भी खाई जंदे हे कुसै दा घर बैरा, अजकल बैर पहले ही दस दित्ता। तो कहने का मतलब यह है कि आम का पेड़ जो था सारे लोग उसके आम खाते थे, तो वो समाजवाद था जी, वो समाजवाद था। आज पूंजीवाद है। आज हर चीज जैसे आप कह रहे हैं कि विज्ञापन के जरिए हमारे सामने परोसी जा रही है, चिप्स वगैरह जो भी है। हाँ, तो बहुत बढ़िया आपकी रचना। आगे इसके अगर कोई लाइनें हैं तो वो पंक्ति भी सुनना चाहेंगे इस कविता को। इसके बाद एक और है जी, कविता। हाँ, कविता है यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो। आपने देखा है कि हमारे जमाने में हम क्या करते थे, पेन खरीदते थे और उसमें रिफल डालते थे। आज का जो बच्चा है वो पेन खरीदता है, जब पेन खत्म होता है तो उसको फेंक देता है। इस तरह करते करते ढेर हो जाते हैं अंदर। तो इस कचरे को हम बढ़ा रहे हैं।
तो इस चीज को देखते हुए एक दिन मैं सोच रहा था कि क्यों ना मतलब जो जो इंसान है जी भी कल को हम भी पेन की तरह ही ना हो जाए, हमारे समाज में जो ठीक है कल को हम भी यूज एंड थ्रो की कैटेगरी में ना आ जाए, तो उस सिलसिले में ये मेरी कविता है। पहले जमाने च लोग भावें हुंदे हे अनपढ़, पहले जमाने च लोग भावें हुंदे हे अनपढ़, पर चीजें दी बरतून करना चंगी चाली भाखा हा उन्हें, पर चीजें दी बरतून करना चंगी चाली भाखा हा उन्हें ही। यूज एंड थ्रो दा कंसेप्ट उनके दिमागा च नहीं, यूज एंड थ्रो दा कंसेप्ट उनके दिमागा च निहा। नवे जमाने च लगभग हर चीज, नवे जमाने च लगभग हर चीज बरतून मगरा बाहर सुट्टी दी जाती है, लगभग हर चीज बरतून मगरा बाहर सुट्टी दी जाती है। यूज एंड थ्रो दा जमाना, यूज एंड थ्रो दा जमाना। खिंज घुटन अनदेखी बेकदरी ते वृद्ध आश्रमे दी गिनतरी दा वधना। खिंज घुटन अनदेखी बेकदरी ते वृद्ध आश्रमे दी गिनतरी दा वधना सारे सभ्य ते पढ़े लिखे होने दा मुंह बोलदी तस्वीर है। वृद्ध आश्रमे दी गिनतरी दा वधना सारे सभ्य होने ते पढ़े लिखे होने दे मुंह बोलदी तस्वीर है। बस इंतजार है अपनी बारी का, बस इंतजार है अपनी बारी का। यूज एंड थ्रो दा कंसेप्ट परिपक्व हुआ करता है, यूज एंड थ्रो दा कंसेप्ट परिपक्व हुआ करता है। इहदे कन्नै गए अपन को तरसावे एक चमोखा है। मैं समझना जेड़े लोग रिटायर हुई गए ना या जेड़े रिटायर होना है उनके आस्ते मैं समझना कि सुनाई दिता जा, सुनाई दिता जा। बिल्कुल बिल्कुल रिटायर होई जा बंदा आम होई जांदा है, रिटायर होई जा बंदा आम होई जांदा है, ਜਾਂ आखी लो जे बेलगाम हो जाता। अच्छा, ਜਾਂ आखी लो जे बेलगाम हो जाता, औदे दी गर्मी भी पई जाती है ठंडी, ठंडी औदे दी गर्मी भी पई जाती है ठंडी, ते घट के फिर दुआ सलाम हो जाता, ते घट के फिर दुआ सलाम हो जाता। इसे बहर च एक चमुखा और सुना, वो चमुखा है सेम चीज है, भाव थोड़ा जा देखियो, भाव और चाहिए। ली पई जा रस्ता आम हो जाता, ली पई जा रस्ता आम हो जाता, ते खो पई जा बंदा बदनाम हो जाता। ली पई जा रस्ता आम हो जाता, खो पई जा बंदा बदनाम हो जाता। तर्क ते सियाणप फिर कम नहीं आउंदे, तर्क ते सियाणप फिर कम नहीं आउंदे। मन मानू दा जदू बेलगाम हो जाता, मन मानू दा जदू बेलगाम हो जाता, ली पे जा रास्ता। तो एक वैर चमुखे है दोनों। तो टीपी साहब जी, रिटायरमेंट पर आपने जो बात हमें बताई है जी, आपकी चिंताएं बड़ी जायज हैं जी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब रिटायर आदमी होता है, वो चाहे चपरासी हो जी और चाहे वो डिप्टी कमिश्नर क्यों ना हो जी, जब रिटायर होगे तो दोनों बल्ब जी, चपरासी को आप कह सकते हैं कि 4th क्लास का आदमी है, 0 वाट का बल्ब है जी, और डीसी साहब को आप 100 वाट का 1000 वाट का कह लीजिए जी। रिटायरमेंट के बाद दोनों बल्ब 0 वाट के हो जाते हैं जी। जी, क्या बात कही आपने, क्या बात। तो ये आपकी चिंताएं जो है, आपका जो चिंतन है जी, वो बिल्कुल जो समाज की जो अनुभूतियां आप कर रहे हैं जी, उनके प्रति बहुत अच्छा चिंतन है आपका जी। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी, वक्त, समय जी और कविता जी या लिटरेचर कह लीजिए, इसका संबंध आज कैसी कविता की, कैसे लिटरेचर की जरूरत है? देखिए, जो समय पहले था, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का समय था, तो उस वक्त जब हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन की जो जरूरतें हैं, हमारे जो ग्रामीण परिवेश है उसकी हालत कैसी थी, वहां पर लोगों का रहन सहन कैसा था, उस हिसाब से, उस तरीके से, जहाँ आजादी पहले की बात जब हम करते हैं तो उस वक्त जो साहित्य लिखा जाता था वो कुछ उस प्रकार का होता था जो हमें आजादी
हासिल करने में भी उसने हमारी मदद की उस साहित्य ने। कहते हैं कि साहित्य जो है वो इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज साबित हो सकता है। तो उस वक्त का जो समय था वो साहित्य कुछ और किस्म का था। अब जैसे जैसे समाज तरक्की करता गया, समाज आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे समाज ने तरक्की की, आज देखिए आज हमारे जीवन जीने के जो मायने हैं वो बदल चुके हैं। आज हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी आर्टिफिशियल चीजें जो हैं वो आके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं। हमारी समस्याएं और प्रकार की हो गई हैं, हमारी व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, हमारे बहुत सी चीजों पर, हमारी संवेदनाओं पर, जहां तक कि हमारी संवेदनाओं पर भी मशीनों ने अपना अधिकार जमा लिया। आज देखिए संवाद खत्म हो रहा है। घर में, एक ही घर में 6 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, बुजुर्ग को वो मोबाइल चलाना नहीं आता, वो बैठा हुआ है, बच्चे अपना फोन दबा रहे हैं, माँ अपना फोन दबा रही है, सभी अपने अपने तरीके से लगे हैं। वो संवाद जो है वो खत्म हो रहा है। और आज के युग की जो जरूरत है वो नए तरीके से इसको लिखने की जरूरत है, अपने समय के हिसाब से इसको लिखने की मुझे, मैं समझता हूँ कि आवश्यकता है। किपी साहब, एक आखिरी बात जी, किताबी कल्चर। जी जी, किताबी कल्चर जो है, पुस्तक पढ़ने का कल्चर, पुस्तक पर बात करने का कल्चर, जी, इसमें काफी कमी आ गई है। जी, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को या आने वाली पीढ़ी को किताबी कल्चर के बारे में? जी, आज क्योंकि मोबाइल का जमाना है, जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, जी, काफी कुछ तब्दीलियां आ गई हैं और वक्त के साथ हमें अपने आप को कुछ थोड़ा बहुत बदलना भी पड़ता है। जी, लेकिन जो किताबी कल्चर जो खत्म हो रहा है, इसके क्या नुकसान है? जी, जी, क्या इस बारे में किताबी कल्चर की जो कल्चर में जो कमी आ रही है, जी, ये आप भी महसूस कर रहे होंगे? बिल्कुल। और मैं भी महसूस कर रहा हूँगा। जब बाकी और भी जो प्रगतिशील हमारे अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि किताबी कल्चर में, किताब पढ़ने में वो शौक आने वाली पीढ़ी में जी नहीं पैदा हो रहा। तो इस बारे में आप जी संदेश। देखिए, आज जो समय है गंगोत्रा साहब, आज का जो युग है, आज का जो बच्चा है वो पुस्तकों से बिल्कुल दूर है। वो यहाँ तक कि वो अपनी पढ़ाई भी इंटरनेट के माध्यम से करता है, लैपटॉप के माध्यम से करता है। हमारा जो समय था हम पुस्तकों से जुड़ते थे, हम पुस्तकें पढ़ते थे। आप देखना, मेरे पास कम से कम 600-700 किताबें होंगी। और जब मैं छोटा था तो मैंने सुमन, सौरभ, चंदा मामा और बहुत सी जो छोटी छोटी रचनाओं वाली कविताएं थी, हमारे लिए मनोरंजन का साधन वो था। आज का जो बच्चा है, इसको हम लोगों की भी मैं समझता हूँ कि एक कमी है कि हम बच्चों को साहित्य के साथ नहीं जोड़ पाए, समय के साथ। और साहित्य के साथ ना जुड़ने का मतलब है जीवन के साथ ना जुड़ना। साहित्य जीवन जीने की एक कला है। साहित्य हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे जीना है, हमको संवेदनाओं को कैसे समझना है। लेकिन आज की जब हम टेलीविजन की भी बात करें ना, मनोरंजन की, तो टेलीविजन में भी जो आज कल के जो सीरियल्स हैं, आजकल की जो फिल्में हैं, वो ग्रामीण परिवेश को दिखाया ही नहीं जा रहा है। हमारी जो ग्रामीण सादी जिंदगी होती थी, जो पहले दिखाई जाती थी नाटकों में, आजकल बड़े बड़े अमीर लोगों की जिंदगी के बारे में नाटक बनाए जाते हैं। उसमें आर्टिफिशियलिटी बहुत होती है। तो साहित्य की बात करें तो किताबें, मैं समझता हूँ कि पहले समय में क्या था, आपके पास किताब है, आप किताब को पढ़ो, किताब को सिरहाने रखो, किताब आपको सुकून देगी। लेकिन आप अगर रात को मोबाइल चलाकर 2-3 घंटे सोने की कोशिश करो, पूरी रात नींद नहीं आएगी। और यदि आ भी गई तो पूरी रात ऐसे ही मन भटकता रहेगा। तो किताबों का वजूद है, इसका वजूद नहीं है। एक पल में आपके पास 200 गीत है आपके मेमोरी कार्ड में, उसी क्षण आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमको चाहिए कि हमको अपनी नई पीढ़ी को किताबों के साथ जरूर जोड़ना चाहिए। खासकर जो पढ़ा लिखा वर्ग है, पढ़े लिखे वर्ग की जिम्मेदारी है कि कम से कम अपने गांव के प्रति या अपने घर के प्रति एक जिम्मेदारी को समझें और साहित्य को जरूर वक्त दें। तो हमें तो मजा नहीं आता है साहित्य पढ़े बिना पढ़े। तो आज का जो बच्चा है उसको इस तरफ इंटरेस्ट क्रिएट कर, वो इससे रस ले, ना कि वो इंटरनेट से रस ले। इंटरनेट से तो उसको रस तो कहते हैं कि जो 9 या 10 रस है, लेकिन साहित्य रस जो है ना, ये अपने आप में एक बढ़िया रस है। तो हमको जोड़ना चाहिए बच्चों को साहित्य के साथ। तभी हम समाज के अंदर जो भ्रांतियां हैं,
या समाज का जो समाज टूट रहा है, इसको तभी बचा सकते हैं यदि हम साहित्य के साथ बच्चों को जोड़े। तो केपी साहब जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। लेकिन यहाँ मुझे एक बात जो मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि आप डोगरी के लेखक हैं जी, हम हिंदी में बात कर रहे हैं जी, तो उसकी वजह यह है कि हमारा जो चैनल है के कोट्स जी, इसके सब्सक्राइबर कुछ राज्य से जी, बाहर के लोग भी हैं जी, तो इसलिए ये कोताही जी, एक डोगरी लेखक के साथ हिंदी में बातचीत में जी, जी, डोगरी में करना चाहता हूँ। मैं भी डोगरा हूँ जी, तो लेकिन यही कोताही एक हुई है हमसे जी, कि डोगरी लेखक के साथ हिंदी में बात हो रही है, लेकिन समस्या ये है कि आपकी बातें सिर्फ यहाँ हमारे स्थानीय लोग डोगरा लोग ही नहीं सुनेंगे, जी, अपितु राज्य से बाहर मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जी, तो ये उनकी सहूलत के लिए उनकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी में आपसे बातचीत की। इस चीज की मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि ये मजबूरी रही कि आपकी बातें, मेरी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बातें पहुंचे। आप बड़े प्रगतिशील लेखक हैं जी, तो मैंने वादा किया था कि कोर्ट में कि आपके पास जाएंगे, रूबरू होंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके ख्यालात सुनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझसे बातचीत की। कोई बात नहीं, भाषा की कोई बात नहीं, भाषाएं सभी एक ही हैं, लेकिन जैसी भी आपकी भी मजबूरी है और मैं भी समझता हूँ कि चलिए भाषा की कोई बात नहीं है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे बात की, मुझे इस काबिल समझा। शुक्रिया। चिड़ियां घुरमुट पाइए नचन, चिड़ियां घुरमुट पाइए नचन, जोड़े चूग बटाइए दसन। चिड़ियां घुरमुट पाइए नचन, जोड़े चूग बटाइए दसन। सदरे मन कल जूंदा ई ओ, चेता तेरा आउंदा ई ओ।